अच्छा जी, ये जो हमारा कार्बोलिक एसिड है ना, ये हमारे पास एफजे के लोगों के लिए ना रीड फॉर एमसीक्यूज है, बस एमसीक्यूज के लिए रीड करना है इसको, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कार्बोलिक एसिड कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। जैसे हमारा ऑक्सैलिक एसिड था ना, कलरलेस था और क्रिस्टलाइड सब्सटेंस था, लेकिन उसका क्या टेस्ट था, उसका सावर टेस्ट था। इसका बर्निंग टेस्ट होता है, ये जला देता है, ठीक है, जलाने वाला टेस्ट होता है। और इसकी फिनोलिक स्मेल होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये फिनोल ही होता है, तो इसकी फिनोलिक टेस्ट है। अब इसमें याद रखना है कि ये लिटमस पेपर के ऊपर रेड तो नहीं करता, ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करता, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एसिड वाली हैं, इसीलिए हम इसको एसिड के तौर पे ही कबूल कर लेते होते हैं। ये एंटीसेप्टिक और एंटी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, इसीलिए इसको हम डिटॉल और लाइसोल्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। अब आ गया साइलेंस सिम्टम। साइलेंस, इसको बस याद लो, कार्बोलिज्म क्या होता है कि पॉइजनिंग अगर हम कार्बोलिक एसिड से करें तो उसको कार्बोलिज्म बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड किन किन जगहों पे रेडिली एब्जॉर्ब्ड है जहां से हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज चाहिए। वैसे तो जीआईटी में तकरीबन काफी सारी चीजें जो होती है ना, जैसे पॉइजन होते हैं वो ज्यादातर जीआईटी से एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इसलिए तो वो मसले करते हैं। तो खैर ये एक याद करो कि एलिमेंट्री कैनाल से ये एब्जॉर्ब होगा, साथ में रेक्टम्स, विजाइनस, सीरस कैविटीज, वाउंड्स और इवन इंटैक्ट स्किन वगैरह से भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इनको इस तरह से याद रखो कि इनके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट है ना, तो इन वाले एरिया से इसीलिए ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एंटीसेप्शन प्रोवाइड कर होती है। खैर अब स्किन के ऊपर इसके क्या लोकल इफेक्ट है, क्योंकि हमें पता था ना कि इंटैक्ट स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या करता है, वहाँ स्किन की जो प्रोटीन होती है उनकी कोएगुलेशन कर देती है। दूसरा, उनको वही जो कॉमन चीज़ होती है जो एक एसिड करता होता है, नेक्रोसिस, स्लॉगिंग ऑफ कर देगी स्किन की। इसके अच्छा जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि ये माइल्ड स्क्रोसिव के तौर पर भी और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी यूज़ करें। ये देखो, जो चीज़ क्रोजन करता है वो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स, हमारी नर्व एंडिंग्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी वजह से एनेस्थेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा इसका, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने कर ली, नेक्रोसिस, एनेस्थेटिक इफेक्ट वगैरह और प्रोटीन कोएगुलेशन। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि ये जो होता है ना पोस्टमार्टम ही, वैसे ये क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा, जो भी क्रोजन होता है वो क्या करता है, क्रोसिव होता है, वो क्रोजन कर देता है हमारे जहां जहां पे कांटेक्ट में आएगा, लिप्स पे आएगा, हमारे माउथ पे, हमारे टंग पे, ये उनको स्वलन कर देगा, सॉडन कर देगा, यानी ब्लिस्टर्ड अपीयर, जैसे वेट बर्न होता है ना की वजह से सॉडन हो जाती है टंग, उसी तरह ये सॉडन कर देगा टंग को। उसके बाद हम बताने कि जो हमारी चीक्स और चिन होती है उनको पहले ही क्या करेगा, व्हाइट ब्लीच की फॉर्म में कर देगा, उसके बाद इसको उन एरियाज को बर्न कर देगा, और बर्न करने के बाद उनको डार्क ब्राउन इन कलर कर देगा, ये जला के उनको बिल्कुल राख ब्राउन कलर का कर देगा। अब इसको ये यहाँ पे ये बीच में मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है कि चिन और जो चीक्स और ये जो टंग और लिप्स वगैरह होता है ना, इनको ये वाइट कलर का ही कर देता होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग पोस्टमार्टम में यही होती है। खैर अब इसका हमें पहले ही पढ़ा था कि इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, तो ये माउथ से लेकर स्टमक तक बर्न करेगा। बर्निंग टेस्ट के साथ ज़रा एक चीज़ बर्न होगी है तो उसमें थोड़ी सी यानी कि ऐसे चुभने वाली फीलिंग आएगी हमें बर्निंग की वजह से, और साथ में एंड पर क्या होगा कि एनेस्थीसिया ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ज़ाहिर इंसान को सब कुछ जला गया तो उसके अंदर स्वालिंग और स्पीक में भी मसला होगा, उसको वॉमिटिंग इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास एनेस्थेटिक इफेक्ट की वजह से। एनेस्थेटिक इफेक्ट यूं क्योंकि इसके जो हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगा हमारे जितने भी वॉमिटिंग सेंटर्स, कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर्स, क्योंकि इसका ना इफेक्ट होता है सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है हमारे कार्बोलिक एसिड का, आगे हम पढ़ेंगे अभी कि देखो इसीलिए ये क्या करता है कि शॉक कॉज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका शॉक ये होता है कि एक इंसान को वॉमिटिंग हो गया, उसका सब कुछ जला गया, उसमें कोई उसको पीछे से कोई पानी वगैरह पीने में मसला हो रहा है, सब कुछ मसला हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी बॉडी में शॉक ही आना है। तो उसने ये बताया कि क्रोसिव और रिमोट इफेक्ट की वजह से ना, रिमोट इफेक्ट होते हैं इसके कि ये एनेस्थीसिया कॉज कर देता है और हमारे पास सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट कॉज कर देता है, इसीलिए सारा न्यूरोजेनिक शॉक में चली जाएगी बॉडी। दूसरा इसने बताया कि जब इंसान शॉक में जाता है तो क्या होता है, उसकी स्किन जो होती है बिल्कुल ठंडी हो जाती है वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी, उसकी पल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, उसकी जो प्यूपल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, पिन पॉइंट प्यूपल्स हो जाएंगी, और उसका बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा, और उसको उसके रेस्पिरेटरी सेंटर्स की पैरालिसिस की वजह से उसकी ब्रीदिंग भी लेबर्ड हो जाएगी। अब उसने बताया कि हम इसको ना ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग में, क्योंकि मॉर्फिन पॉइजनिंग में भी हमारे पास कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है और हमारे पीपल्स जो है वो पिन पॉइंट हो जाते हैं, तो इसको मिस्टेकन नहीं करना। इसके अलावा सीएनएस इफेक्ट में ऑब्वियसली जब सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट है तो गिडीनेस और डेलिरम आ जाएगा और इंसान कोमा से डेथ हो सकती है। अब इसी के भी यूरेनरी इफेक्ट भी आ गया, ठीक है। यूरेनरी इफेक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे कार्बोल यूरिया पढ़ना है, कार्बोल यूरिया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर डेथ डिले हो जाती है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड में जब डेथ डिले होती थी तो हमारे पास ओलिग यूरिया या फिर उस सारे इफेक्ट आते थे। उसके अलावा ऑब्वियसली जो है यूरिन के अंदर हमारे पास ब्लड, एल्ब्यूमिन और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड जैसे कि हाइड्रोक्यूनोन और पायरोकीटोल भी यूरिन में अपेयर होते हैं। अब इनको आगे हम बताएंगे। इन्हीं की वजह से ना, इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से जब भी हमारे पास जो हमारा यूरिन होता है अगर वो विद स्टैंड
फर्मेंट कर जाए, एयर से साथ एक्सपोज हो जाए, तो क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और डार्क स्मोकी ग्रीनिश कलर का यूरिन हो जाता है हमारा इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है। तो कार्बोल यूरिया हो जाएगा। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल भी ऑब्वियसली आएगी, और उसने बताया कि कोमा भी हो सकता है और बाद में ज़ाहिर शॉक की कंडीशन में बॉडी चली गई है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स और कार्डियक सेंटर्स वगैरह सारे पैरालिसिस हो गई है उनकी, तो ज़्यादा ज़ाहिर इंसान ने मर ही जाना है कोमा से। अब ऑनक्रोनोसिस में यही है कि अगर बॉडी में जो ये हाइड्रोक्विनोन और पायरोकीटोल्स वगैरह जो हैं अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएं और यही सब्सटेंस जाके हमारे लेंस के कैप्सूल और हमारे कार्टिलेज के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाए, तो यह उनकी डिस्कलरेशन कॉज कर देंगे, उसको हम ओक्रोनोसिस बोलते हैं। अब हमने यूरिन के अंदर डिटेक्शन भी करनी है कार्बोलिक एसिड की, उसके लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, तीसरी चीज़ मैं लिखना भूल गई, लेकिन खैर पहले क्या ऐड करेंगे, लिटिल फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे यूरिन के अंदर। तो यूरिन जो है चूंकि एक एसिड होता है तो वो यूरिन बस ब्लू कलर का अपीयर हो जाएगा, ठीक है, यूरिन ब्लू हो जाएगा। किसकी वजह से? फेरिक क्लोराइड की वजह से। कार्बोलिक एसिड को जब हम ऐड करेंगे, लिटिल ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, यानी ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, तो उसमें इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे ट्राईब्रोम फिनोल के। ये याद होगा आपको, ये हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, अपनी एफएससी में। ट्राईब्रोम फिनोल, जब भी ब्रोमीन वाटर ऐड करो फिनोल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिनोल जो होता है उसके अंदर जिस यूरिन होता है वो फैलिन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में जो कॉपर आइंस होते हैं ना उनको जाके ये रिड्यूस कर देता होता है, क्योंकि ये एसिड है ना इसीलिए ये रिड्यूस कर देगा उनको। तो तीन चीजें हो गई, फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन वाटर और बेनेडिक्ट और फैलिन सोल्यूशन वगैरह के साथ। उसके बाद अब इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक तो प्योर फॉर्म और इसकी पाउडर फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। तो पाउडर फॉर्म जो होती है ना इसकी 1 से लेकर 15 ग्राम होती है, जो ऑक्सैलिक एसिड थी उसकी 15 से 20 ग्राम थी, लेकिन इसकी जो है 1 से 15 ग्राम है। उसके बाद 20 ड्रॉप्स इसके प्योर सोल्यूशन के। जो ऑक्सैलिक एसिड था उसमें डेथ 1 घंटे के अंदर हो रही थी, लेकिन इसमें जो डेथ है वो 3 से 4 घंटे में हो रही है। और अगर डिले होनी हो तो, अगर जल्दी होनी हो तो 3 मिनट में भी हो जाएगी डेथ, लेकिन अगर डिले होनी हो तो 60 घंटे भी लग सकते हैं आपको, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हमें पता है कि जैसे ऑक्सैलिक एसिड में हमें चूंकि वो फौरन हमें काम करना है, तो इसमें भी हमें फौरन काम करना है, तो हम सॉफ्ट लिवाइन ट्यूब ही यूज करेंगे गैस्ट्रिक इलाज के लिए। और इसके अलावा वहां पर हम यूज कर रहे थे लाइम वाटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन यूज करेंगे प्लेन वाटर में या फिर प्लेन वाटर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कर देंगे, ठीक है। और जहां तक कि उसकी फिनोलिक स्मेल चली ना जाए, ठीक है। वहां पर हमारे पास वार्म वाटर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसकी मैग्नीशियम सल्फेट की अब इसका ना पेस्ट बना के हमने लगाना है स्टमक पे, ताकि जो हमारा है ना थोड़ा बहुत अगर कोई रह भी गया फिनोल तो वो एब्जॉर्ब ना हो। तो उसके लिए हम लोग 1 आउंस मैग्नीशियम सल्फेट का लेंगे और 2 आउंस लेंगे लिक्विड पैराफिन का। ये पेस्ट की फॉर्म में स्टमक को लाइन कर लेंगे और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, ठीक है, स्टमक के से फिनोल को। अब दूसरा, अब हमें पता है कि कॉटराइजिंग एक्शन ऑफ द फिनोल, जो हमारा फिनोल जो होता है ना उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसको जलाने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जलाने से बचाने के लिए ना हम अपने ग्लिसरीन 10% ग्लिसरीन के अंदर ना अल्कोहल भी थोड़ी सी डाल देंगे, क्योंकि अल्कोहल शराब जो होती है वो क्या करती है, वो एनेस्थीसिया कॉज कर देती है, तो समझो कि वो जलाने वाले इफेक्ट को प्रिवेंट कर देगी इस तरह से। डिमल्सेंट्स में हमने यूज करना जो कि एब्जॉर्प्शन ना करने दे, एग वाइट और मिल्क, दोनों वाइट चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा IV सलाइन डालेंगे, ताकि क्योंकि हमारे यूरिन जो था वो अल्कोहलिक हो गया था, हाँ सॉरी यूरिन हमारा एसिडिक हो गया था, उसको अल्कलाइन करने के लिए ना IV सलाइन दे देंगे। उसके बाद बाकी जो सिम्टम्स है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है उसका। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास स्किन और म्यूकस में जो कि जल की है उसको हम पानी से धोएंगे। हम लोग H2SO4 और नाइट्रिक एसिड में भी पानी से हमारे पास स्किन वगैरह को धोते होते थे, और इसमें यहाँ पर ये डिफरेंस है कि हमारी स्किन जो थी वो हार्ड होगी ना, तो हम उसको चाहते हैं कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो हम कैस्टर ऑयल अप्लाई कर देंगे या फिर सोप से धो लेंगे या वाटर से सिर्फ धो लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट उसने बता दिए हैं। टेस्ट में हमें पता है कि फेरिक क्लोराइड तो पीछे हमने पढ़ लिया था, ब्रोमीन वाला टेस्ट तो हमें दोनों पहले पढ़े हुए। इसके अलावा याद कर लो ब्लीचिंग टेस्ट, क्योंकि ये वाइट कर देता होता है, ब्लीचिंग पाउडर टेस्ट होता है इसका, सोडियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, मिलोन्स टेस्ट होता है इसका, BSBFM बना दिया मैंने निमोनिक, ठीक है। उसके बाद आगे आता है इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमने वही बात करी पीछे, जैसे कि माउथ और हमारी चिन वगैरह को ये वाइट कर देता है। तो यहाँ पर उसने बताया कि एक्सटर्नली ग्रेइश वाइट स्टेन्स आ जाते हैं हमारे एंगल्स ऑफ माउथ पे और चिन वगैरह पर, और फिनोलिक ऑर्डर भी हमें स्मेल आ रही होती है बंदे से, ठीक है। इंटरनली क्या होगा, सारी जितनी भी वही माउथ, एसोफेगस, जितनी भी जो है वो स्वेलन हो जाएंगी, हार्डन हो जाएंगी, डिस्कलर्ड हो जाएंगी, टंग जो है वो वाइट सॉडन हो जाएगी। म्यूकस में अच्छा यहाँ पर याद रखना है बाकी सारी चीज़ों को ये वाइट करेगा, लेकिन जो हमारा स्टमक है उसको ये थिक कर देगा, ब्राउनिश लेदरी अपीयरेंस कॉज कर देगा, और रूगीज जो है उसमें प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ऑब्वियसली स्वेल हो गए तो प्रोमिनेंट ही होंगे ना। इसके जो इसके अंदर कंटेंट्स भी है ना स्टमक के, वो भी डार्क ब्राउन कलर होगी, उनके अंदर फिनोल की स्मेल आ रही होगी। ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इंटेस्टिन ऑब्वियसली वो भी क्रोडेड होंगे। लिवर और स्प्लीन है उनके अंदर भी वाइट हार्ड एरियाज अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो लंग्स, ब्रेन और ग्लोटिस, ये क्या है, ये सिर्फ कंजस्टेड होंगे, बाकी सारे क्रोड हो रहे थे, ये कंजस्ट होते हैं, 3 चीजें, ठीक है।
इसके बाद है किडनी में ज़ाहिर है उसने कार्बोल यूरिया करना है तो डिजेनरेटिव चेंजेस किडनी में भी कर देगा। इसके बाद आता है कार्बोलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड की तरह कार्बोलिक एसिड में भी हमने प्रिजर्व करना है। यहाँ पर ज़रा स्टमक वॉश ले लेंगे, स्किन वॉश ले लेंगे, जहाँ जहाँ से हमने चीज़ों को अप्लाई किया था ना वहीं वहीं से हम इसको निकाल के ले लेंगे, ठीक है। और जो डेड लोग हैं उनमें हमारे पास स्टमक और किडनी हो सकता है, वही हम ले लें तो बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद मेडिको लीगल में याद रखना है कि ये हमें पता है डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक और सरफेस एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं। सुसाइडल केसेस इसके पास्ट में कॉमन थे, अब इसके अनकॉमन हो गए हैं। दूसरा इसने कहा ये होमिसाइडल एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि होमिसाइडल के लिए हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उसकी स्मेल ना हो, क्योंकि अगर स्मेल और टेस्ट आ गया बंदे को तो वो ज़रा जिसको जहर दिया उसको पता चल जाएगा ये मुझे मारने वाला है, वैसे इसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसलिए ये स्मेल और टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सीडेंटल केसेस बच्चे जो है ना अगर वो उसको गलती से समझ के पी जाए, क्योंकि ये कॉमनली यूज़ रखा होता है ना हमारे पास अपने शेल्स वगैरह के ऊपर। इसके अलावा अबॉर्टिफिसेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अबॉर्टिफिसेंट के तौर पे इसको भी हम यूज़ कर रहे थे और H2SO4 को भी यूज़ कर रहे थे, अभी तक जितने भी हमने पढ़े ना एसिड्स उनके अंदर।